चलिए, रिएक्टिविटी ऑफ ES, रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। कंपैरिजन कर लेते हैं जरा, कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना। पहला हम देख रहे हैं बिटवीन एल्कीन एंड अल्काइन। एल्कीन और अल्काइन में कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की तरफ, ठीक है ना। मान लीजिए आपके पास इथीन था, फिर उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर हमारे पास इथीन था और इसमें आप लोगों ने HCl डाल दिया, कोई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करा दिया, तो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन जो बनेगा ये वाला बना होगा पहले तो, आ रही बात समझ। H+ के अटैक के बाद तो यही बनेगा, H+ यहाँ चला गया, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, कहीं भी भेज दो तुम्हारी मर्जी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक अल्काइल टाइप का कार्बोकैटायन बन रहा है। क्या बन रहा है? अल्काइल कार्बोकैटायन, और फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाएगा। बात नहीं करना, ज़रा समझते रहना इसको। इथाइल क्लोराइड फाइनल प्रोडक्ट है। वही अगर एक इक्विवेलेंट की बात हो रही है, दो इक्विवेलेंट लेकर के कंपैरिजन नहीं कर रहे हम लोग, बोलो आ रही बात समझ, ठीक है ना। मैंने पर यहाँ पर भी HCl का 1 इक्विवेलेंट यूज़ किया है। अब इसमें क्या होगा, ये बॉन्ड पर इस पाई बॉन्ड पर H+ का अटैक होगा, और आपको जो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन मिल रहा होगा वो कुछ ये वाला कार्बोकैटायन मिल रहा होगा, विच इज़ अ विनाइलिक कार्बोकैटायन, राइट। या एक विनाइलिक कार्बोकैटायन मिल रहा है, ऊपर क्या मिल रहा है, अल्काइलिक कार्बोकैटायन। विच वन इज मोर स्टेबल? दिस वन इज मोर स्टेबल, कंपैरेटिवली लेस स्टेबल ये है, क्योंकि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना। यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालेंगे इस कार्बोकैटायन को तो क्या आ रहा होगा, Sp आ रहा होगा, ठीक है ना। जबकि यहाँ पर क्या आ रहा होगा, Sp2। तो पॉजिटिव चार्ज एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर स्टेबल नहीं होता है, तो लेस स्टेबल है। यहाँ से आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा वो एक विनाइल क्लोराइड मिल जाएगा, है ना, क्लोरोइथीन मिल जाएगा। तो खैर अगर हम रिएक्टिविटी को कंपेयर कर रहे हैं या रेट को कंपेयर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एल्कीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है किससे, अल्काइन से। एल्कीन की रिएक्टिविटी अल्काइन से ज़्यादा होती है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये बात क्लियर है, ठीक है ना। अब देखते हैं ज़रा ऐसे केस को जहाँ पर दोनों ही प्रेजेंट हो, एल्कीन भी और अल्काइन भी, अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। इसमें भी दो पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास, है ना, केस ये है जब वन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स बोथ आर प्रेजेंट इन द सेम मॉलिक्यूल। अगर डबल और ट्रिपल दोनों ही एक ही मॉलिक्यूल में एक साथ मौजूद हो तो फिर आप कंपेयर करेंगे। और इसमें भी दो केस लेकर के चल रहा हूँ। पहला कि नॉन कॉन्जुगेटेड है, नॉन कॉन्जुगेटेड तो बेसिकली आइसोलेटेड है दोनों। बोलो आ रही बात, इनमें कोई इंटरेक्शन नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉनों का इंटरेक्शन नहीं है, रेजोनेंस वेजोनेंस की प्रक्रिया से ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे। तो अब इस वाले में अगर मैं H+ को भेजता हूँ तो जाहिर है कि रिएक्टिविटी, मतलब ये वाला केस बिल्कुल ऐसा ही केस है कि एल्कीन अलग है और अल्काइन अलग है, इन दोनों में कोई इंटरेक्शन है ही नहीं। बोलो आ रही बात समझ। तो इसमें हम इस पर अगर एल्कीन पर अटैक कराते हैं तो हमें जो कार्बोकैटायन मिलेगा स्टेबल वाला ही बनाएंगे। जाहिर है कि यहाँ पर आपने H+ को भेज दिया और यहाँ कार्बोकैटायन बना दिया। बोलो आ रही बात, ये बना होगा। या फिर एक पॉसिबिलिटी क्या है कि इस पर अटैक हो जाए, ये बन जाए, है ना। इसको कोई और स्टेबिलिटी के फैक्टर्स तो मिल नहीं रहे, यहाँ से मिल रहे हैं, इसको कोई और स्टेबिलिटी के फैक्टर नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम प्रोडक्ट बनाते हैं ये प्रोडक्ट मिलेगा, और यहाँ से अगर हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये मिलेगा। तो ये मामला बिल्कुल कैसा है, ये मामला बिल्कुल ऐसा ही है कि दोनों के दोनों आइसोलेटेड हैं, इंडिविजुअली अलग अलग फंक्शन ग्रुप की तरह बिहेव कर रहे हैं। डबल बॉन्ड अलग और ट्रिपल बॉन्ड अलग। तो इसका जो इंटरमीडिएट कटायन है वो क्या है, अनस्टेबल कटायन है। बोलो है कि नहीं, या लेस स्टेबल लिख लीजिए आप लोग, है ना।
मतलब यहाँ पर हमने रिएक्टिविटी को यूज़ किया है। किस चीज़ को यूज़ किया है? रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी वाला फैक्टर डोमिनेट कर रहा है कि एल्कीन की चूंकि रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है तो आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करेगा किस पर? एल्कीन पर ही अटैक करेगा, अगर एक ही इक्विवेलेंट दे करके रिएक्शन कराई गई हो। बोलो आ रही बात समझ? इस पर आपने क्या किया है? HCl का अटैक किया है जस्ट वन इक्विवेलेंट दे करके। वन इक्विवेलेंट देने का मतलब क्या है? किसी एक ही फंक्शन ऊपर रिएक्शन होगी, या तो एल्कीन पे या तो एल्काइन पर। तो मैंने रिएक्टिविटी का फायदा उठाया कि रिएक्टिविटी एल्कीन की ज़्यादा है, H+ जाना कहाँ जाएगा? H+ डबल बॉन्ड पे जाना चाहेगा, ट्रिपल बॉन्ड पे जाना नहीं चाहेगा। रीज़न क्या है? अनस्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट कार्बोटाइन। बोलो आ रही बात। लेकिन बाई चांस ये दोनों कॉन्जुगेटेड होते हैं तो क्या होता है वो देखने जा रहे हैं। जो मैंने सवाल दिया था उसका जवाब अब आपको मिल जाएगा। फोटो ले लेना। विनाइलिक कार्बोटाइन में रीअरेंजमेंट नहीं होता है। विनाइलिक कार्बोटाइन डू नॉट अंडरगो रीअरेंजमेंट। चले ये सब कॉन्सेप्ट समझ लेना, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, मार्कोनिकोव केवल जानना काफ़ी नहीं होता है। केस 2 यहाँ पर जब बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर कॉन्जुगेटेड एंड बोथ आर व्हाट? कॉन्जुगेटेड। जो मैंने सवाल आपको दिया था वो ये था, ठीक है। और इस पर मैंने कहा कि HCl 1 इक्विवेलेंट दिया गया है, तो बताओ कि मेजर क्या होगा और माइनर क्या होगा। तो इसमें एक बार एल्कीन पर अटैक करके हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बना लेते, कार्बोडाइन बना लेते। मान लीजिए H+ इस पर आ गया तो ये आपको कार्बोडाइन मिला होगा। सबको बताइए कॉन्जुगेटेड। बोलो आ रही बात समझ। और फिर एक और पॉसिबिलिटी है, एक तो ये बना होगा। बोलो हाँ या ना, बोलो ठीक है। अच्छा, यहाँ से अगर मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ तो ये बन जाएगा, और यहाँ से अगर मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ तो ये बन जाएगा। अब मेजर प्रोडक्ट ये है। मेजर ये क्यों है? ये पाई इलेक्ट्रॉन आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, रेजो स्टेबल कंपाउंड बना है। जो प्रोडक्ट है उसमें रेजोनेंस की प्रक्रिया चल रही है, डबल बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेटेड है, जिसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बहुत रिलीज होती है और ये कंपाउंड थर्मली स्टेबल है। थर्मली स्टेबल है, थर्मली स्टेबल। यहाँ पर प्रोडक्ट की थर्मल स्टेबिलिटी कोई कंसर्न नहीं था जब दोनों आपस में कॉन्जुगेटेड नहीं थे। तो यहाँ पर रेट था जो डिसाइड कर रहा था कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा और माइनर प्रोडक्ट क्या बनेगा। So when the both double and triple bonds were isolated, they were not interacting. So the product, the major product, was governed by the kinetics of the reaction, the rate of the reaction. कि faster reaction किस पर हो रही थी, और इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी एक फैक्टर था यहाँ पर। आ रही बात समझ। लेकिन जब ये दोनों आपस में इंटरैक्ट कर रहे थे पाई इलेक्ट्रॉन, तो ड्यू टू रेजोनेंस यहाँ पर क्या चल रहा था कि रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर जब पाई इलेक्ट्रॉन आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं तो कंपाउंड जो बना, जो फाइनल प्रोडक्ट बना, वो थर्मली बहुत ज़्यादा स्टेबल बन रहा था यहाँ पर। तो इसलिए रिएक्टिविटी यूं कह सकते हो कि अल्काइन की डोमिनेट कर दी एल्कीन के ऊपर। हालांकि ये प्रोडक्ट काइनेटिक्स से गवर्न नहीं हो रहा है, ये प्रोडक्ट थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी से गवर्न हो रहा है। इसका मेजर होना काइनेटिक्स डिसाइड नहीं कर रहा, इसका मेजर होना थर्मोडायनेमिक्स डिसाइड कर रहा है। जबकि यहाँ पर इस प्रोडक्ट का मेजर आना, कौन सा मेजर आया था हमारे? बोलो हमारी भाषा, ये मेजर आया था। और ये वाला क्या था? माइनर। बोलो अरे हाँ है ना, बात समझ आ रही क्या भाई? पूरी जीओसी की स्टेबिलिटी वाले ये सब टॉपिक पढ़ने का मतलब क्या था कि सर चूंकि ये अनस्टेबल कार्बोटाइन है तो प्रोडक्ट जो आ रहा है वो माइनर ही कहलाएगा, क्योंकि ये स्टेबल कार्बोटाइन है तो प्रोडक्ट जो आ रहा है वो मेजर कहलाएगा। पर यहाँ पर अगर हम कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी की बात करें तो ये वाला कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट है और ये वाला लेस स्टेबल इंटरमीडिएट। बट लेस स्टेबल इंटरमीडिएट से भी अगर प्रोडक्ट जो बन रहा है उसको तुम मेजर कह रहे हो, सो इट इज ऑल डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। It is not on the basis of the intermediate which was formed during the progress of the reaction. आ रही बात समझ? आ रही है बात समझ? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ सिंपल शब्दों में, है ना। इतनी सारी इंग्लिश ना जान के ये जानो कि अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड आपस में क्या हो, आइसोलेटेड हो, तो एल्कीन पर प्रोडक्ट बना देना है, बस यही तो जानना है। कौन सा पीएचडी करने बैठे हुए हैं अभी हम लोग? आ रही बात समझ? लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो जब दोनों कॉन्जुगेटेड हैं तो अल्काइन पर अटैक कर देना अपने को, और प्रोडक्ट कैसा बनाना है? प्रोडक्ट कॉन्जुगेटेड बनाना है, कॉन्जुगेटेड डाइन का प्रोडक्ट बनेगा। बोलो आ रही बात समझ? हाँ या ना? अरे ये ध्यान रख सकते हो, जल्दी बोलो, ठीक है ना। हालांकि आपका लॉजिक तो ये कह रहा है ना सर ये तो लेस स्टेबल था, इससे कैसे मेजर हो गया? तो वही बता रहा हूँ मैं कि प्रोडक्ट ज़्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल था। आ रही बात समझ?
हालांकि रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा थी, डबल बॉन्ड की, लेकिन इससे आने वाला प्रोडक्ट माइनर है। इसकी रिएक्टिविटी, इसका रेट ज़्यादा था, लेकिन प्रोडक्ट जो दे रहा है ये माइनर है। तो आप कहोगे ना कि काइनेटिक्स गवर्न नहीं कर रहा प्रोडक्ट को। मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, ये काइनेटिक्स से गवर्न नहीं हो रही है, ये थर्मोडायनेमिक्स से गवर्न हो रही है। अब बोलो आ रही बात समझ, ठीक है ना। तो मैं कुछ क्वेश्चन और दे रहा हूँ, इसको समझ गया तो क्या हुआ, समझ आ गया। विनाइलिक कार्बोटैन इस वाले में कहाँ शिफ्ट कर दूँ, यहाँ पर आप शिफ्ट भी कर रहे हो, हाइड्राइड शिफ्ट कर रहे हो। तो पहली बात कि ये यहाँ पर 5 अल्फा एच ऑलरेडी मिल भी रहा है और ये अल्काई टाइप का भी है। यहाँ शिफ्ट करने के बाद वापस से तुम जो बनाने जा रही हो वो विनाइल ही बनने जा रहा है ना। यहाँ शिफ्ट करने के बाद जो वापस बनाओगी वो क्या बनेगा, विनाइल ही बनेगा। तो ये शिफ्टिंग क्यों करोगे तुम, जब वहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ ही नहीं रही है। तो आई बात समझ, ठीक। हाँ जी, इस वाले में क्या करना है, आइसोलेटेड है ये दोनों, आइसोलेटेड है तो किस पे अटैक करोगे, डबल बॉन्ड पे, ठीक है। डबल बॉन्ड पे आप अटैक कीजिए, कहाँ बनाएंगे, एक तो यहाँ बन सकता है और एक तो यहाँ बन सकता है। दोनों को अल्फा एच कितने मिल रहे हैं, 4। बोलो आ रही बात समझ, दोनों को अल्फा एच 4 मिल रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस भी सेम ही है, आइडेंटिकली तो है। अरे आ रही बात समझ, ठीक है ना। तो कार्बोटाइन तो बिल्कुल आइडेंटिकल मिल रहा है दोनों तरफ से। तो इस वाले पर आपको अटैक कर देना किसका, बी आर माइनस का। ये बन रहा होगा, ठीक है। अब ये दोनों क्या है आपस में, कॉन्जुगेटेड है। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट मैटर करेगा इस बार। तो आपने क्या किया, यहाँ पर बनाया और ये आपस में कॉन्जुगेटेड बना लिया। बोलो आ रही बात समझ, यही है ना, आगे बात समझ, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। कंपैरिजन बिटवीन अल्कोहल एंड डबल बॉन्ड, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल की तरफ सेंसिटिव तो अल्कोहल भी है, उसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर दे देता है वो इलेक्ट्रोफाइल को, उसको अपनी तरफ बुला लेता है। H+ की बात कर रहा हूँ मैं खासकर। बोलो आ रही बात समझ। तो अगर मान लीजिए हमारे पास इस पर एक H+ दिया हुआ है और आपसे प्रोडक्ट मांग रहा है, क्या होगा इसका आंसर। इन दोनों में कोई इंटरैक्शन तो है नहीं। मान लीजिए मैं यहाँ से इसको डिहाइड्रेट करके कार्बोटाइन बनाऊँ तो क्या वो डबल बॉन्ड से इंटरैक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा। और यहाँ पर कर लूँ तो क्या उसको OH वगैरह का कोई फ़ायदा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो ऐसे केस में पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं हम, ठीक है ना, कि एक तो जो इंटरमीडिएट बनने वाले हैं वो कुछ ऐसे बनेंगे। पहला व्हेन H+ अटैक्स OH पर अगर ये अटैक करता है, ये OH2+ हो जाएगा, ये बाहर निकल आएगा। ये बन जाएगा ज़्यादा ज़्यादा। एक बच्चा कह रहा है कि चलो रीअरेंजमेंट हो जाएगा, कर लिया वो भी। और फाइनली किसका अटैक होगा, Cl- का ही अटैक होगा यहाँ से, और तो कुछ हो नहीं सकता। अगर अल्कोहल को डिहाइड्रेट करोगे तो क्लोराइड डेरिवेटिव्स तो मिलते हैं, अल्कोहल का ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक तरह से। बोलो हाँ या ना, ठीक है। और एक तो चलिए ये प्रोडक्ट बनने के चांस है, या फिर ये भी हो सकता है कि H+ किस पे अटैक कर दें, एल्कीन पर। अगर H+ किस पे अटैक कर दें, एल्कीन पर, तो आपका जो इंटरमीडिएट कार्बोटाइन बनेगा वो ये वाला बनेगा। बोलो आ रही बात सुन। और इसको अल्फा एच भी ठीक ठाक मिल रहे हैं, 5 मिल रहे हैं, उस वाले को तो बाद में 5 मिले रीअरेंजमेंट के बाद, ठीक है। दूसरी बात, अब यहाँ पर साइक्लाइजेशन के चांस है, ऐसा करते। बोलो आ रही बात सुन, 1 2 3 4 और 5। इट इज़ काइंड ऑफ, है ना, इंट्रामोलिकुलर विलियमसन ईथर सिंथेसिस। काइंड ऑफ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि Cl नहीं है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस में आपके पास क्या होना चाहिए, एक एल्कोक्साइड होना चाहिए था और एक आपके पास हैलाइड होना चाहिए था।
लेकिन सारा एम क्या है कि भाई साहब एक कार्बोडाइन मिल जाए, और हम जानते हैं कि अल्कोहल जो होता है ये लुईस बेस है, ये अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा, और ये लुईस एसिड है, तो इससे साइक्लाइजेशन हो जाएगा 1 2 3 4 और 5, 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन, इंक्लूडिंग ऑक्सीजन, एक 5 मेंबर रिंग है ना। पहला ये था, दूसरा ये, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब पांचवें पे जुड़ा क्या, एक मिथाइल है, और इस पर एच आएगा पॉजिटिव चार्ज के साथ, और फिर ये H+ को लूज करेगा। फाइनल आंसर इसका ही होना चाहिए। मतलब इस केस में क्या सीखने को मिल रहा है कि अगर साइक्लाइजेशन के चांस हैं, आर्य वास्तव में है ना, साइक्लाइजेशन के चांस है, तो जाहिर सी बात है एल्कीन पर कार्बोडाइन बनाएंगे हम लोग, और फिर 5 या 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन और तो बिल्कुल करेंगे, आर्य वास्तव में, ठीक है ना। मतलब एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्कोहल। और वैसे भी अल्कोहल पर अगर आप H+ को भेज रहे हो तो व्हाट यू आर प्रोवाइडिंग इज अ लोन पेयर व्हिच वाज ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और यहां अगर मैं भेज रहा हूं तो एक लूजली बाउंड पाई इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं मैं इलेक्ट्रोफाइल को, तो लूजली बाउंड पाई इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आसानी से एक्सेसिबल होगा ना किसी इलेक्ट्रोफाइल के लिए। आदित्य क्लास में जो खो जाने वाली आदत है ना वो ठीक नहीं है, आ रही है बात समझ। तो एल्कीन के पास क्या होते हैं, लूजली बाउंड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि आसानी से इलेक्ट्रोफाइल को दिए जा सकते हैं, जबकि इसका जो लोन पेयर है वो रिजिडली बाउंड है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिजिडली बाउंड है, बिकॉज इसके न्यूक्लियस की Z इफेक्टिव वैल्यू बहुत हाई है, तो इसलिए एल्कीन पर आप लोग अटैक करेंगे। लेकिन एक ऐसा भी केस आ सकता है जो मैं अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूँ फुट, अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये रहता, अब यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, अटैक किस पर हो जाए। सर ने कह दिया था कि डबल बॉन्ड पे अटैक कर दिया करो। भाई अगर तुम डबल बॉन्ड पे अटैक कर रहे हो इस बार, ये बना इनिशियल कार्बोडाइन, इनिशियल की बात हो रही है, रीअरेंजमेंट के बाद नहीं देखा जाता है, आ रही है बात समझ। इनिशियल पहले बनाओ, ठीक है, इनिशियल तो ये बन रहा है, जब डबल बॉन्ड पे अटैक हो रहा है तो ये इनिशियली कार्बोडाइन बन रहा है, और वही अगर आपने अटैक किया कहाँ पर, एट OH, अगर अल्कोहलिक ग्रुप पे अटैक करते हैं तो डिहाइड्रेट कर जाएगा, और एक रेजो स्टेबल इंटरमीडिएट दे रहा है शुरुआत में ही है। बोलो आ रही बात, हाँ या ना। रीअरेंजमेंट मत करना, मैं कह रहा हूँ जब रिएक्टिविटी कंपेयर करते हैं तो फर्स्ट स्टेप कार्बोडाइन बना करके देखा जाता है, फर्स्ट स्टेप कार्बोडाइन। बोलो आ रही बात समझ। ये नहीं कि सर अगर ऐसा हो जाता तो फिर रीअरेंजमेंट भी तो होता, ये सब बात की बात है। When you compare the reactivity at two different functional groups, it will always be decided by the first step carbodion which was formed during the reaction. बोलो आ रही बात समझ। पहला इंटरमीडिएट जो बना है वो डिसाइड करेगा कि रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है। यहाँ पर आपको दिख रहा है रेजो स्टेबल है, और यहाँ एज सच कोई रेजोनेंस की स्टेबिलिटी तो नहीं है, अल्फा H 5 है और इसका थोड़ा बहुत -I लग रहा है यहाँ से, OH का यहाँ से क्या लग रहा है, -I लग रहा है, तो इसका मतलब ये कंपैरेटिवली क्या है, मोर स्टेबल है। अगर ये मोर स्टेबल है तो अल्टीमेटली न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पर होगा, और आपको एक अलाइल क्लोराइड एज अ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन मिलेगा, यू विल गेट अलाइल क्लोराइड एज अ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। जबकि यहाँ से अगर आप लोग करते CH3 है ये, तो ये प्रोडक्ट मिलता है, इट विल बी सेड टू बी द माइनर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, एंड दिस वन विल बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम अ मोर स्टेबल इंटरमीडिएट। बोलो आ रही बात समझ। तो इस केस में रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा हो गई, रिएक्टिविटी एट अल्कोहल इज मोर देन द रिएक्टिविटी एट डबल बॉन्ड, आ रही बात समझ। लेकिन जहाँ पर ऐसा कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था वहाँ पर आप क्या करेंगे, एल्कीन पर अटैक कराएंगे और फिर अल्कोहल से साइक्लाइजेशन करा देंगे, खासकर जब 5 या 6 मेंबर ड्रिंक बन रही है तो इस पर तो कोई शक भी नहीं है, यही करना होगा अपने को। बोलो आ रही बात समझ, ठीक है। चलिए जी, ये 2-3 बातें आपको सिखा दी गई हैं आज की क्लास में, ध्यान रखेंगे। एक चीज़ और बता देता हूँ अब, ये ज़्यादा ही फेमस क्वेश्चन है, केस ऑफ conjugated dienes
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं के भी टेस्ट वेस्ट में पूछ दिया जाता है कॉन्जुगेटेड डाइन का केस। बोलो आर्य वास्तव, ठीक है। आपके पास है ब्यूटा 1,3 डाई और इस पर मैंने DBr का अटैक किया, DBr का अटैक किया। बोलो आर्य वास्तव, जानबूझ करके मैंने D लिखा है ताकि आपको समझ आए कि अटैक कहाँ हो रहा है और कैसे हो रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है। पहले स्टेप में क्या होता है, D+ का अटैक होता है, ठीक है। तो इसका जो मैकेनिज्म रहा होगा कुछ ऐसा होगा। मैं इसका वैसे प्रोडक्ट बता देता हूँ। एक तो प्रोडक्ट ये है जो एक्सपेक्टेड था, बोलो आर्य वास्तव, जिस पे 1,2 एडिशन हुआ है। क्या हुआ है, 1,2 एडिशन। और एक ऐसा हो सकता है जिस पे 1,4 एडिशन हो जाए। बोलो आर्य वास्तव। तो इसमें मेजर क्या है और माइनर क्या है, इट विल बी डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर कंडीशंस। बोलो आर्य वास्तव, एट वेरी वेरी लो टेम्परेचर अराउंड -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1,2 एडिशन होता है। आर्य वास्तव 1,2 एडिशन होता है। एट हाइयर टेम्परेचर, अगर हाइयर टेम्परेचर लिखा हुआ है तो इस पर 1,4 एडिशन होता है अराउंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड और अबव, ठीक है ना। इस पर 1,4 एडिशन होता है और आपको मिलता है ये वाला कंपाउंड। बोलो आर्य वास्तव। इस प्रोडक्ट को हम TCP कहते हैं, थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, और इस वाले प्रोडक्ट को हम लोग KCP कहते हैं, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। आर्य वास्तव, ठीक है ना। मतलब इसका फॉर्मेशन जो है वो काइनेटिक्स से गवर्न हुआ है और इसका जो मेजर होना है वो थर्मोडायनेमिक्स से गवर्न हुआ है। बिकॉज हाँ, इसमें अगर हम एल्कीन को देखें तो ज़्यादा अल्फा एच मिल रहा है, एल्कीन भी ज़्यादा स्टेबल है, जबकि यहाँ पर एल्कीन उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है। इस एल्कीन को कितने अल्फा एच मिल रहे हैं, एक ही मिल रहा है, जबकि इस एल्कीन को कितने अल्फा एच मिल रहे हैं, 4 अल्फा एच मिल रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं ये थर्मोडायनेमिक्स से गवर्न हुआ प्रोडक्ट है, थर्मोडायनेमिक्स इसको डिसाइड कर रहा है। बोलो आर्य वास्तव। तो हाइयर टेम्परेचर पर थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज द मेन कंसर्न। एट लोअर टेम्परेचर इट इज ऑल अबाउट फास्टर फॉर्मेशन, कौन फास्टर बन रहा है, कौन जल्दी बन जाएगा। आर्य वास्तव, जाहिर है कि यहाँ पर कार्बोडाइन के बनने के बाद रीअरेंजमेंट होने में, मतलब शिफ्टिंग होने में टाइम लगेगा, वो लोअर टेम्परेचर पर नहीं हो सकता। लोअर टेम्परेचर पे कोई इक्विलिब्रियम नहीं है बिटवीन द वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। लोअर टेम्परेचर पे बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बन सकते थे वो आपस में इक्विलिब्रिएट नहीं होते हैं, साथ में नहीं रहते। तो इसलिए इससे पहले कि रीअरेंजमेंट होता, मतलब इससे पहले कि वहाँ रेजोनेंस होकर के कार्बोडाइन कहीं और भागता, उससे पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जा रहा है लो टेम्परेचर पर। मेरी बात समझ आने लगी तो बता दो क्या चल रहा होगा पीछे यहाँ पर। बोलो हाँ है ना। एट हायर टेम्परेचर आप कह सकते हो कि बहुत सारे जो पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे के सारे आपस में एग्जिस्ट करने लगते हैं, और फिर मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, ये थर्मोडायनेमिक्स से डिसाइड होगा, एल्कीन की स्टेबिलिटी से डिसाइड होगा। यहाँ पर एल्कीन जो है ज़्यादा स्टेबल है, ये आपको दिख भी रहा होगा, मोर स्टेबल प्रोडक्ट तो यही है, बिकॉज एल्कीन को कितने अल्फा एच मिल रहे हैं यहाँ पर, एल्कीन इज गेटिंग 4 अल्फा एच स्टेबिलिटी। अब इसका मैकेनिज्म क्या होगा, पहले स्टेप में D+ आया होगा, मान लो इस किनारे वाले पर D आ गया, तो इस वाले पर क्या बन गया होगा, कार्बोडाइन। अरे हाँ है ना। और फिर इधर का तो चलो अभी भी कॉन्जुगेशन में है। फिर इसके बाद क्या हो रहा होगा, सर यहाँ से रेजोनेंस भी हो सकता था। वही करो मैं, लो टेम्परेचर पे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपस में इक्विलिब्रियम पे रह सकें, इसके चांस बहुत कम होते हैं। आ रही बात समझ, ये फिनोमेना मतलब पाई इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग रिक्वायर्ड सम एनर्जी, राइट। उसके बाद तो रेजोनेंस होने के बाद एनर्जी रिलीज हो जाएगी, बात तो सही है, लेकिन टेम्परेचर क्या रखा गया, काफ़ी लो रखा गया, -80 डिग्री समझ सकते हो तुम। बोलो आ रही बात। तो अल्टीमेटली इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देता हूँ पहले मैं, ठीक है ना। तो ज़्यादातर मॉलिक्यूल इस फॉर्म में रह रहे होंगे हाइयर टेम्परेचर पे, और ज़्यादातर मॉलिक्यूल इस फॉर्म में रह रहे होंगे लोअर टेम्परेचर पे। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट आ रहा है आपका, ठीक है ना, वो ये आ रहा है, लेकिन ये कब हो रहा है, लो टेम्परेचर पे। और यहाँ से जो प्रोडक्ट अपने को मिल रहा है ये हाइयर टेम्परेचर पे मिल रहा है। तो कभी ऐसा सवाल देख लो अगर आप, है ना, कि आपको कॉन्जुगेटेड आयन दिया गया है और वहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल भेजा गया और लिखा गया लो टेम्परेचर या लिखा गया हाई टेम्परेचर, तो आप ध्यान रखिए हाइयर टेम्परेचर पे प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी मैटर करेगा। आ रही बात समझ, वहाँ पर कॉन्जुगेटेड मतलब आपको एल्कीन जो बन रहा है उसको देखना होगा कि उसके पास कितने अल्फा एच हैं, या सिंपली सिटी के लिए जो बोल रहा हूँ वही याद रखो, 1,2 एडिशन एंड 1,4 एडिशन। 1,4 एडिशन कब करना है, हाइयर टेम्परेचर पे, 1,2 एडिशन कब करना है, लोअर टेम्परेचर पे। दिमाग में रहेंगी ये बातें, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहीं पर कर लिया जाए।
लो टेम्परेचर पे क्या करना है, 1 2, ज़्यादा स्टेबल कार्बोडाइन बना लेना तुम, बोलो हाँ है ना। और ज़्यादा स्टेबल मतलब इस वाले पर इलेक्ट्रोफाइल को भेज दो और यहाँ कार्बोडाइन बना दो, उसको थोड़ी बहुत रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मिल रही है, ये वाला मामला हो जाएगा। अरे हाँ है ना, ये बन रहा होगा, अलाइलिक बन रहा होगा ना, क्या बन रहा होगा, ये प्रोडक्ट अलाइलिक टाइप का ही है, बोलो हाँ है ना, ठीक है। और इस वाले में आपने कार्बोडाइन बनाया, रेजोनेंस हुआ, यहाँ अगर H ऐड हुआ है तो यहाँ Cl ऐड हो जाएगा, बोलो यहाँ पर दोनों प्रोडक्ट सेम है, यहाँ दोनों प्रोडक्ट, अरे यहाँ तो दोनों प्रोडक्ट सेम है, बोलो नाम तो सेम ही आएगा, बात समझ रहे हैं आप लोग, नाम तो सेम ही आ जाएगा कहीं से भी, ठीक है ना। डिस्टिंग्विश करने के लिए आप चाहो तो इस पर है ना कोई ग्रुप लगा सकते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो हम लोगों ने पढ़ा था इतना काफ़ी था। अब इसके बाद हम ऑक्सीडेशन टाइप के रिएक्शंस देखने जा रहे हैं, ठीक है ना, एल्कीन के लिए। तो टोटल कितने रिएक्शन हुए थे, 6। एल्कीन के टोटल कितने हुए, 6। सबसे पहले हाइड्रोजनेशन, नहीं ये नहीं पढ़ाया होगा मैंने एल्कीन में सबसे पहले रिएक्शन क्या पढ़ा है मैंने, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही पढ़ाया है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन। सबसे पहले आप लोगों ने HX का एडिशन किया था, HX का एडिशन किया, फिर आप लोगों ने वाटर का एडिशन किया है, फिर आप लोगों ने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का एडिशन किया है, और फिर आप लोगों ने ईथर वगैरह बना लिया था अल्कोहल के अटैक से, बोलो है कि नहीं, ठीक है। 4 हुए मेरे ख्याल से, 4 हुए हैं, 5। रिएक्शन विथ डाइल्यूट KMnO4 सोल्यूशन, डाइल्यूट KMnO4 सोल्यूशन, बोलो आ रही बात, ठीक है ना। तो अपना जो रिएजेंट है यहाँ पर आपने डाइल्यूट KMnO4 रखा है, लो टेम्परेचर पे रखा हुआ है, ठीक है। इसको हम बेयर्स रिएजेंट कहते हैं, लाइट पिंक कलर का सोल्यूशन होता है, ठीक है। अब इस वाले में होता क्या है कि अपना जो एल्कीन है इस पर जब हम डाइल्यूट KMnO4 डालते हैं 273 केल्विन पर, तो प्रोडक्ट जो अपने को मिलता है वो है सिन डायोल, प्रोडक्ट इज सिन डायोल है ना, सिन एडिशन है बेसिकली इसके अंदर, बोलो आ रही बात, दोनों के दोनों OH सेम साइडेड ऐड होते हैं। अगर इसका मैकेनिज्म थोड़ा बहुत देखोगे, MnO4 माइनस का एडिशन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन को है ना इस पर अटैक करेगा ये, और यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से, बोलो आ रही बात सुनो। तो पूरा MnO4 माइनस जो है सेम साइडेड जाकर के ऐड हो जाएगा डबल बॉन्ड के अबाउट में। फिर इसको आप लोग है ना वाटर के साथ अगर ब्रेक करते हैं इस बॉन्ड को, तो दोनों के दोनों OH जो होंगे सेम साइडेड एडेड होंगे। अगर सेम साइडेड है तो स्टीरियो केमिस्ट्री हम जान ही रहे इसकी, स्टीरियो केमिस्ट्री क्या रहेगी, जो कि आपने हाइड्रोजनेशन में पढ़ा था है ना, सिस पर सिन एडिशन से एरिथ्रो और ट्रांस पर सिन एडिशन से थ्रेयो, ये ध्यान रखना है, बोलो आ रही बात, ठीक है ना। थ्रेयो आइसोमर बनेगा जब ट्रांस पर एडिशन करेंगे, और एरिथ्रो आइसोमर बनेगा जब सिस पर एडिशन करेंगे, बोलो आ रही बात समझ, ठीक है ना। अच्छा, अदर सिमिलर रिएजेंट्स भी जो आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं जो यही काम करते हैं, कुछ दूसरे भी रिएजेंट्स हैं जिनका काम यही होता है, ठीक है। जैसे ऑस्मियम टेट्रोक्साइड का एडिशन किया तुम लोगों ने सोडियम बाइसल्फाइड की प्रेजेंस में, है ना। इस वाले में भी आपको मिलेगा सिन डायोल, क्या मिलेगा, सिन डायोल, इसमें भी सिन डायोल मिलेगा। ऑस्मियम टेट्रोक्साइड का भी एडिशन करा सकते हो, या फिर इसके अंदर आपने आयोडीन का एडिशन किया हो सिल्वर एसिटेट के साथ। अब सिल्वर एसिटेट या तो ड्राई कंडीशन में लिख करके देगा, या फिर सिल्वर एसिटेट मॉइस्ट कंडीशन में देगा। मॉइस्ट के साथ तो सिन ही बनता है, ड्राई के साथ एंटी डायोल, मतलब इसमें एंटी एडिशन का मैकेनिज्म फॉलो होता है। बोलो आ रही बात समझ। एंटी एडिशन होगा तो हमारी स्टीरियो केमिस्ट्री बदल जाएगी, है ना।
वहाँ बैठ ही जाती है आकर के, बैठ जा 5 मिनट के लिए, क्या करना है अब। ठीक है, अब इस वाले में एंटी एडिशन में आपको स्टीरियो केमिस्ट्री का पता होना चाहिए कि जब सिस पर एंटी एडिशन होता है तो थ्रेयो मिलता है, जस्ट इसका ऑपोजिट। सिस पर सिन से क्या मिल रहा था, एरिथ्रो, तो सिस पर एंटी एडिशन से क्या मिलेगा, थ्रेयो। अरे कैट तो याद रख सकते हो, है कि नहीं। और ट्रांस पर एंटी एडिशन से एरिथ्रो, ये ध्यान रखेंगे, ये स्टीरियो केमिस्ट्री। ध्यान रखेंगे, जल्दी बताइए, बोलो है या नहीं। अब मैं कह रहा हूँ कोई एक भी याद रहता है तो चारों बन जाते हैं अपने आप। मुझे कैट ही याद है, सिर्फ कैट याद है। तो ये कह रहा है कि सिस पर एंटी एडिशन मैकेनिज्म से जो भी रिएक्शन होगी उसमें थ्रेयो बनेगा। तो अब सिस पे एंटी से थ्रेयो बन रहा, तो ट्रांस पे एंटी से एरिथ्रो बन जाएगा। ठीक है, और कहीं सिन एडिशन का मैकेनिज्म चल रहा है तो ये अगर एंटी ना होकर के सिन होता तो ये उल्टा हो जाता, इधर एरिथ्रो हो जाता। तो सिर्फ एक कोड भी याद रखने से चारों बन जाएंगे अपने आप। बोलो आ रही बात समझ। ठीक है, चलिए ये तो आपको समझ आ गया। पांचवा रिएक्शन क्या है भाई, क्लियर है सबको जितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। अब मैं इस पर भी क्वेश्चन करवा देता हूँ पहले, ठीक है। तो मैंने कौन सा आइसोमर लिया, ये सिस है ना, सिस आइसोमर लिया। कौन सा एडिशन होता है यहाँ पर, ड्यूट्रियम का कौन सा एडिशन होता है, सिन ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड पर, सिन आयोडीन मॉइस्ट के साथ, मॉइस्ट के साथ तो सिन ही। अरे बोलो भाई, है ना। इसमें भी क्या होता है, सिन, जानबूझ करके एक जगह लिखे, चाहे 4 बार ना लिखूँ, ठीक है ना। और इस वाले में क्या है, एंटी, समझ गए क्या। तो अगर आप सिस पर सिन एडिशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एरिथ्रो, मतलब दोनों मिथाइल इधर दिखाने हैं, और एरिथ्रो का मतलब क्या है, सेम साइडेड, इस तरह से दिखाना है। इस आइसोमर को हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रो कहते हैं। अरे बोलो हाँ है ना। और इस वाले में किसका एडिशन हो रहा है, 2 OH लगाने हैं ना आपको, सेम साइडेड लगाइए दोनों OH, डायोल बनता है इसके अंदर, ठीक है। ये प्रोडक्ट सेम ही है, लेकिन अब सिस पर एंटी एडिशन से क्या बनता है, थ्रेयो बनता है। सिस पर एंटी एडिशन से क्या बनता है, थ्रेयो। ये बना होगा, बोलो बात क्लियर, हाँ या ना, सबको समझ आया क्या। तो आपको एक करेक्ट फ्रेशर देगा, वो 4 ऑप्शन दे देगा वो, उसमें आपको देख करके सही वाले को टिक करना है, ठीक है। इस वाले में यही अगर ट्रांस आइसोमर होता है ना, यहीं पे बदल लूँगा मैं, फ़ोटो ले लो पहले तो। पेज नंबर क्या है, पेज नंबर नहीं भी पढ़ाऊँ तो याद रखना तुम्हारी जिम्मेदारी। चलो इसमें बताना, अच्छा कुछ कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव बन गए थे इसके अंदर, बन गए थे ना। अभी थोड़ी देर पहले कुछ कंपाउंड क्या बन गए थे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। जितने भी एरिथ्रो बने थे वो मीजो आइसोमर्स थे। समझ आ गया होगा क्या करना है। ट्रांसफर आपने सेन किया है ना, ट्रांसफर सेन से क्या मिलेगा, ट्रांसफर सेन एडिशन से क्या मिलेगा, थ्रेयो, थ्रेयो मिलेगा। तो इधर मिथाइल है और इधर मिथाइल है, दोनों के दोनों ड्यूट्रियम क्या होंगे, ऑपोजिट साइडेड। तो ये कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली
एक्टिव, अरे ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, हाँ या ना? इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये दो आइसोमर्स मिले होंगे ना इसके, आ रही बात समझ, रियल मिक्सचर्स के फॉर्म में रहा होगा ये और इसका एक कंप्लीट मिरर इमेज भी रहा होगा, समझ आ रही है बात? इस वाले में बताना है दो OH सेम ऑपोजिट साइडेड, टेस्ट नहीं दिया ना तुम लोगों ने, मस्ती कर लो है ना, पता चल जाएगा कुछ दिनों के बाद, पता चल जाएगा। जितना बढ़िया चल रहा था ना, टेस्ट ना दे करके ना पूरी गलती कर लो तुम सब। चले आगे, इसमें मुझे लग रहा है 2-3 टेस्ट हो गए जो लगातार छोड़ दिए तुम लोगों ने। इस वाले में ट्रांसफर क्या कर रहे हैं हम लोग, एंटी एडिशन। ट्रांसफर एंटी एडिशन से क्या मिलता है, एरिथ्रो। एरिथ्रो का मतलब सेम साइडेड, ऐड क्या होता है यहाँ पर, OH। जिसको नहीं पता होगा वो आयोडीन ऐड कर देगा, एक ऑप्शन तो मैं रखूंगा ही। अरे बात समझ, सीधी बात है, I2 ऐड कर रहे हैं सर तो, है ना? चलो फिर ये क्या है, मीजो आइसोमर है, दो प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, एक ही प्रोडक्ट मिला होगा यहाँ पर। समझ गए क्या, जल्दी बताओ, हाँ या ना? ठीक है, अगर ये अनसिमेट्रिकल एंड का होता, मतलब दोनों तरफ मिथाइल नहीं होते, तो जहाँ जहाँ एरिथ्रो आइसोमर भी मिल रहा है ना, ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जा रहा है, ये आइसोमर क्या हो जा रहा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जा रहा है, नहीं ऑप्टिकली इनएक्टिव। पर अगर ये मिथाइल और ये इथाइल होता तो ऑप्टिकली इनएक्टिव थोड़ी हो जाता है ये, भले एरिथ्रो, तो इसका एरिथ्रो आइसोमर भी क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन में इसको देख लेना था, ठीक है? अपने आप इसको करना है घर पे, यहाँ कर लोगे तो अच्छी बात है। हमारा है ना, क्योंकि अगर तुमने फोटो नहीं रखी ना, कोई नहीं लिखेगा अपनी कॉपी में, ज़्यादातर तो तुम पे ही आश्रित हैं यहाँ पर लोग। और कंसिस्टेंसी जिस बच्चे में, वही तो इतनी सारी बात समझेगा कि भाई स्टीरियो की भी क्लास ली है उसने, रीअरेंजमेंट की भी क्लास ली है, GOC की भी क्लास ली है, तब जाकर के यहाँ की बातें समझ आएंगी सर कर क्या रहे। नहीं सर ये चैप्टर पढ़ा दीजिए, इस चैप्टर सवाल बहुत आते हैं। चलेगा आगे, चलो इस वाले में बताइए ज़रा, इसमें क्या हो जाएगा, सेम साइडेड। वैसे भी ये क्या है, मीजो आइसोमर है, अरे बोलो ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर है ना, तो या तो ऑप्शन में से ये ढूंढ लेना या तो ये ढूंढ लेना, दोनों आइडेंटिकल हैं ये डिफरेंट नहीं है, आइडेंटिकल मीजो है ना ये दोनों। इस तरह के रिलेशन को हमने स्टीरियो केमिस्ट्री में किया था, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू स्टीरियो आइसोमर्स, बोलो हाँ या ना?
अब इस वाले में भी क्या होता है, इसमें तो सेन एडिशन होता है, इसमें क्या होता है, डाइएमाइड एडिशन है। ये समझाया है भाई एक दिन, डाइएमाइड एडिशन है, इसमें भी सेन एडिशन होगा दोनों ड्यूटेरियम का। N2H4 होता तो दोनों H आता है ना। आइडेंटिकल मीजो हैं इसमें भी। किस किस का ये सही हो गया, ये रिएक्शन रिकॉल कर लिया था कुछ दिन पहले, रखा है मैंने इसको क्लास में ही। रिएजेंट के लिस्ट सुनने में आ रहा, बना रहे हैं, ठीक है ना। हाँ ठीक है, बनाते रहो, ठीक है, पढ़ भी लो बना ले के बाद। इसमें क्या होगा, बेस रिएजेंट ऐड कर रहे हैं हम। ये क्वेश्चन मैंने एंड गेम से हटवा दिया था, ये रखा था वहाँ पर एंड गेम में, मैं तुम्हें बताऊँ, आ रही बात समझ। लेकिन N2D4 के बारे में तब तक जिक्र नहीं था क्लास में, लेकिन अगले ही दिन मैंने जिक्र कर दिया था कि अगली बार अगर ऐसा कोई सवाल दिख जाएगा तो कर पाओगे। आ रही बात समझ, ठीक है। ये बन जाएगा, इसमें सिंडायोल बनेगा, ठीक है। और ये ना बोले तो क्या है, ये ड्राई है ना। और ड्राई वाले में क्या करना है जी, क्या करना है, एंटी एडिशन, राइट। यहाँ पर एंटी एडिशन करना है, यहाँ पर तो सेन एडिशन है, यहाँ पर भी सेन एडिशन, ये बनेगा। और ये कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव, तो इसका मिरर इमेज आइसोमर भी होगा। बोलो है कि नहीं, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन दीज टू। पागल हो क्या तुम सब, हाँ? अबे नाश्ता किए बिना आ गए हो क्या, ठीक है ना। एनांशियोमर को डायस्टीरोमर कह रहे हैं ये लोग भाई। अरे डायस्टीरोमर किसी एक ही पे तो कॉन्फ़िगरेशन बदलेगा, यहाँ तो दोनों पे बदला हुआ है। ये कंप्लीट मिरर इमेज है कि नहीं है एक दूसरे के, लो फोटो लो। डायस्टीरोमर, हाँ जी चले आगे। इस सवाल को करना है, और स्टूडेंट का मतलब क्लास में रहना, टेस्ट देना, रिवाइज करना, बस यही करना है। इससे बोर हो रहे हो तो छोड़ दो भाई, हो गया ये। इसमें सेन एडिशन ही करना था, यहाँ का मिथाइल बाहर आ जाएगा, मतलब इनसाइड चला जाएगा, सही बात है। और इस वाले में ऐसे हो जाएगा। अब ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं है, पहली बात तो, पहले तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव था ना, क्या अब भी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, नहीं। अब ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे के क्या हैं, अब ये एनांशियोमर्स, कंप्लीट मिरर इमेज आइसोमर्स हैं। हर एक बॉन्ड पर नेचर ऑफ बॉन्ड बदला, बोलो आ रही बात समझ। अब ये एनांशियोमर्स है, मैंने तो सेन ही एडिशन किया है, चेक कर लो, किया तो मैंने सेन एडिशन है, ठीक है ना। इस वाले पे भी क्या होता है, सेन एडिशन होता है। तो यहाँ वाला अगर मिथाइल देखें, पहले प्लेन में था, अब ये बिहाइंड द प्लेन चला जाएगा, सामने से ड्यूटेरियम आकर के जुड़ रहा है, दोनों ड्यूटेरियम सामने से जुड़े, तो मिथाइल को कहाँ जाना पड़ेगा, बिहाइंड द प्लेन। और जब बैक साइड से वो अटैक करेंगे ड्यूटेरियम, तो ये आउटसाइड द प्लेन आएगा। फिर से ये क्या बना है, एनांशियोमर्स, बोलो बात क्लियर है क्या। नेक्स्ट इसके बाद सेन एडिशन करना है, सेम कहानी है। ये भी क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है ना ये तो, और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के कंप्लीट मिरर इमेज क्या कहलाते हैं, एनांशियोमर्स कहलाते हैं। इस वाले में क्या होगा, एंटी एडिशन हुआ, तो जब इस वाले पर OH सामने से जुड़ रहा था तो मिथाइल को बिहाइंड द प्लेन भागना पड़ेगा, और इस वाले पर जब वो है ना बिहाइंड द प्लेन आ रहा था तो मिथाइल को सामने आना पड़ेगा। अब बताओ क्या ये कंप्लीट मिरर इमेज है, क्या ये एक दूसरे की कंप्लीट मिरर इमेज है, कंप्लीट तो नहीं है क्या, कंप्लीट, कंप्लीट ही है, अरे कंप्लीट है, तो ये क्या है, बात समझे क्या, ठीक है ना। क्या कोई दिक्कत है यहाँ, जल्दी बताइए, समझ आ रही होगी बात, ठीक है ना। अगर ये
इस वाले में कौन सा एडिशन होता है? सेन एडिशन होता है। तो दोनों OH को क्या रखना है? सेम साइडेड। यही है? अरे बोलो, या फिर ये बना होगा, है कि नहीं? ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, दिख रहा होगा सभी को। प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है ही इसके अंदर। तो ये दोनों आइडेंटिकल बने हुए हैं, दोनों प्रोडक्ट क्या है? आइडेंटिकल। ये या ये है ना, दोनों आइडेंटिकल प्रोडक्ट बने, दोनों मीजो टाइप के कंपाउंड है। इसमें क्या बनेगा? डीएल मिक्सचर बनेगा, बोलो है या नहीं? कायरलिटी है इस कंपाउंड के अंदर, बोलो है कि नहीं? ये वाला मॉलिक्यूल क्या है? अकायरल है ना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस तरह के क्वेश्चन खूब दिखते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ, इस चैप्टर में भर के मिलेंगे। अगर किसी है ना डीपीपी को सॉल्व करो, मॉड्यूल को सॉल्व करो, PYQs देखो, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मैकेनिज्म का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। चले आगे, ये तो समझ आ गया होगा जितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये जो सवाल मैंने छोड़ दिया इनको दोबारा करना है, मतलब घर पे करना है इसको। कितने रिएक्शन हो गए? 6 हो गए। विग्रस ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, थ्रू स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, थ्रू स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अगर मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ पर रिएजेंट रख दिया है हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4, बोलो आ रही बात समझ? या फिर दूसरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, इनके साथ हीट किया है। डबल बॉन्ड वैसे जनरली है ना ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को रेजिस्ट करते हैं ये भी, ठीक है ना, इतनी आसानी से इनका डबल बॉन्ड टूटता नहीं है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ आप इसको हीट कर दोगे तो इसका डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। क्लास 12 में भी पढ़ाया गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का एक मेथड है। बोलो आ रही बस। तो अगर हमारे पास एल्कीन को आपने KMnO4 एसिडिफाइड KMnO4 के साथ हीट किया है, तो हीट करने पर इसका डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, और आपको कार्बोनिल कंपाउंड्स मिल जाएंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड मिल सकता है, ठीक है ना। इस इलाके से देखें तो कीटोन मिलेगा, बोलो डबल बॉन्ड तोड़ देंगे तो। और इस इलाके से क्या मिलेगा? एक तो ये डबल बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन तो जोड़ा ही है खैर, और CH बॉन्ड के बीच में भी क्या लगा दिया मैंने? OH लगा दिया। आ रही बात समझ? बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हो तुम, तो ये रिएक्शन एल्डिहाइड पे तो रुकेगी नहीं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाएगा। आ रही बात समझ? तो एक तो आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड और एक आपको मिला कीटोन, बोलो आ रही बात समझ? लेकिन अगर आपके पास टर्मिनल टाइप के एल्कीन है, ये नॉन टर्मिनल एल्कीन है, आप पहचान रहे होंगे, ये बात समझ आने लगी है। ये नॉन टर्मिनल एल्कीन है ना, एक R ग्रुप है किनारे पर। टर्मिनल एल्कीन होता तो क्या होता है? डबल बॉन्ड CH2 होता, बोलो हाँ या ना? डबल बॉन्ड CH2 होता। अगर इसको मैं एसिडिफाइड KMnO4 के साथ क्या करूँ? हीट करूँ, तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा इसका। लेफ्ट वाला हिस्सा दोबारा से क्या दे रहा है? कीटोन दे रहा है, बोलो। और राइट वाले हिस्से से क्या मिल रहा है? क्या बोला था? डबल बॉन्ड तोड़ के तो एक ऑक्सीजन लगा दो, और CH बॉन्ड के बीच में भी क्या लगा दो? OH लगा दो, उसको भी ऑक्सीडाइज करो, CH बॉन्ड को भी ऑक्सीडाइज करो। तो ये क्या है? कौन सा एसिड है ये? फॉर्मिक एसिड। अरे नालायको, ठीक है ना, कार्बोनिक एसिड। क्या मिल रहा है? कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड टूट जाएगा H2O और CO2 में। तो ये याद रखेंगे, अगर हमारे पास टर्मिनल टाइप का एल्कीन है, अगर हमारे पास
टर्मिनल एल्कीन है, तो टर्मिनल एल्कीन में जो किनारे वाला हिस्सा है ये H2 और CO2 में बदल जाएगा KMnO4 के साथ हीट करने पर। बोलो बात क्लियर है क्या? ये ध्यान रखें KMnO4 वाले में, ये बाकी ओजोनोलिसिस रिएक्शन से इस तरह से डिफरेंट है, बस आ गया बस, ठीक है। हसन एब्सेंटीज लगा लो जरा। हाँ जी हो गया होगा। एसीटोन बन रहा है एक तरफ से और एसिटिक एसिड बन रहा है दूसरी तरफ से, सही बात है। जबकि इस वाले में क्या करना है आप जान ही रहे हैं, यही है। इस वाले में तो यही है, डायोल बनेगा ना बेयर्स एजेंट के साथ, एंड बेयर्स एजेंट साक्ष्य लिख लेना, बेयर्स एजेंट के साथ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन है ये, क्या ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। बेयर्स एजेंट का कलर जो होता है लाइट पिंक होता है, लेकिन किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ वो पिंक कलर फेड हो जाता है बिकॉज ऑफ एडिशन, राइट। KMnO4 धीरे धीरे सोल्यूशन में से खत्म होने लगता है, ठीक है। इस वाले में क्या रहेगा बताइए, प्रोपेनोइक एसिड और H2 और CO2, सही है। इस वाले में क्या बन रहा है, साइक्लोहेक्सेनोन और साथ में बेंजोइक एसिड, अरे यही तो रहेगा। इस वाले में क्या रहेगा, ब्यूटेनोन और H2 और CO2, समझ आ गया होगा। पेज नंबर क्या है, चलिए जी मिलेंगे अगली क्लास में।